जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, तब धार क्या, मझधार क्या। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर एक नए वीडियो में। हम यूपीएससी स्टेट पीसीएस चाहे बिहार हो, यूपी हो या अन्य कोई, उसके लिए एनसीईआरटी की सीरीज जो चला रहे हैं उसमें हिस्ट्री 7th क्लास का 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमें तीसरा चैप्टर पढ़ना है, दिल्ली के सुल्तान। नाम से आपको पता है कितना महत्वपूर्ण ये चैप्टर है और सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो बिना समय गंवाए चलते हैं हम अपने तीसरे चैप्टर पर। थर्ड चैप्टर, दिल्ली के सुल्तान। आप बहुत पेशेंस के साथ, बहुत अच्छे से, पूरा सुकून के साथ बैठना। आज बहुत कुछ आपको याद करने के लिए मिलने वाला है। सीधे क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से पूछता है, ठीक है। तो मैं पहले ही बता दूँ, आप बैठिएगा तो बिल्कुल ऐसे बैठिएगा कि आज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और थोड़ा सा बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। हमने देखा था, अगर हम मैप बनाएं, उधर का भी पार्ट अपना ही है, ठीक है। ये मत सोचना कि क्या बना दिया। यहाँ पर हमने देखा था कन्नौज था, यहाँ पर चौहान थे पिछले क्लास में, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार थे, यहाँ पर पाल थे, यहाँ पर राष्ट्रकूट थे, ठीक है। यहाँ पर चोल थे, नीचे पांडे और चेर थे, यहाँ चालुक्य थे, पूर्वी चालुक्य थे, गंग वंश था। तो इन सबको हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था, लेकिन कहीं भी दिल्ली का जिक्र नहीं था। दिल्ली का जिक्र अब होगा आगे, ठीक है। तो ये पिछले चैप्टर का रिवीजन था 2 मिनट में जो हमने कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख कर आए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। कब बना महत्वपूर्ण शहर? 12वीं शताब्दी। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जो हम लोगों ने अभी देखा मैप में, उन्होंने इन्हें परास्त कर दिया था। किसको? तोमरों को किसने परास्त किया? अजमेर के चौहानों ने, ठीक है। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली राजधानी बनी थी। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। किसने निर्माण कराया मंदिरों का? जैन व्यापारी। यहाँ दहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो कि काफ़ी प्रचलन में थे। तो जो नए हैं उन्हें बता दो, जो हाईलाइट में करता हूँ ये वही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ चुने हुए शहर दिए गए दिल्ली सल्तनत के। कौन कौन से हैं? यहाँ पे आपको हौज खास दिखेगा, ठीक है। यहाँ से फिरोज शाह कोटला दिखेगा, यहाँ पर फिरोजाबाद दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर तुगलकाबाद दिखेगा, आदिलाबाद दिखेगा, तेली एक कोहना दिखेगा। आपको नहीं दिख रहा होगा, आप तभी बुक लेकर बैठा करिए, ठीक है। ये कुतुब मीनार दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पना, चलिए पढ़ते हैं, यहाँ सब आ जाएगा। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो फैक्ट क्या है? 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 13वीं सदी के आरंभ में। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए। उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। अभी हम डालेंगे उन पर भी नजर। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। दहली, पूना, सीरी, ये सीरी है, ये जो सीरी, जहाँपना, इसके नीचे वाला जहाँपना है। दहली, पूना, ये वाला दहली पूना है।
तो ये यमुना नदी बह रही है। ठीक है, अब चलते हैं दिल्ली के शासकों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले राजपूत वंश, इसमें कौन कौन होंगे? तोमर होंगे। तोमर में एक राजा है अनंगपाल, 1130 से 1145 तक रहा। अनंगपाल तोमर राजवंश का राजा है। इतना आपको याद रहेगा, इतना अवश्य याद रखना है, क्योंकि पीवाईक्यू हम लोग लगा चुके हैं हिस्ट्री के, आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन है, देखिए जाके। इधर दे देगा राजाओं के नाम, इधर दे देगा उनके वंशों के नाम। नानूक किस वंश का राजा है और भीम किस वंश का राजा है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अनंगपाल किस वंश का राजा है? राजपूत वंश का। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के शासक हैं, ये तो सबको पता ही होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना, तोमर 1130 से 1145 और चौहान 1165 से 1192। तोमर के बाद चौहान आए दिल्ली के सल्तनत में, ये कह सकते हैं। ठीक है, दिल्ली पर सबसे पहले राजपूत वंश था, तोमर और फिर चौहान। ठीक है, मेन दिल्ली की स्थापना कब हुई? ये लोग उस एरिया जहाँ पर दिल्ली है उस एरिया पे थे। दिल्ली की स्थापना पहली बार कब हुई, दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? तो प्रारंभिक तुर्की शासकों के समय में, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में हम कह सकते हैं, 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश आया। उसके बाद रजिया आई, फिर बलबन आया। आपको इनकी क्रोनोलॉजी के साथ साथ ये ईयर भी याद रखने हैं, ये आपको याद रखने हैं, याद रखने हैं, याद रखने हैं। फिर दूसरा वंश आता है खिलजी वंश। ये यहाँ पर जो तुर्की वंश है, जिसे तुर्की कहा जा रहा है, इन्हें कई नामों से और जाना जाता है। इस कुतुबुद्दीन ऐबक को एक तो ऐबक वंश कहा जाएगा, ठीक है, दूसरा इनको दास वंश भी कहा जाता है, तीसरा मामलूक मामलूक वंश भी बोला जाता है। ठीक है, तो इन्हें जो भी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, इनको क्या क्या वंश के नाम से जाना जाता है? दास वंश, मामलूक वंश। यहाँ लिखा नहीं है, मैंने लिख दिया। ऐबक किसका दास था, ये आप पढ़े होंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरा वंश इनके बाद आता है, वो है खिलजी वंश। उसमें दो व्यक्ति हुए, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। पहले जलालुद्दीन खिलजी हुआ, फिर अलाउद्दीन खिलजी हुआ। इसका भी आपको याद रखना है, 1290 से 96 और 96 से 1316। इसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनका भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है सैयद वंश। खिलजी खां उसमें मेन राजा था। फिर लोधी, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद आप यहाँ पे इब्राहिम लोधी भी लिख लें, इब्राहिम लोधी, क्योंकि इब्राहिम लोधी को ही हराकर बाबर सत्ता पर कब्जा करेगा। ठीक है, तो अगर क्रोनोलॉजी में अगर लिखना हो कि कौन कौन से वंश आए, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे दास वंश या मामलूक वंश। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? खिलजी वंश या खलजी वंश। फिर लिखेंगे आप तुगलक वंश, तुगलक वंश। उसके बाद कौन आए? सैयद वंश। उसके बाद आए लोधी वंश, और उसके बाद आ गया मुगल एम्पायर। बाबर ने तो लोधी को, इब्राहिम लोधी को हरा के मुगल वंश की स्थापना की। मुगल के बाद कौन आ गए? ब्रिटिशर्स आ गए। ठीक है, ये कहानी है 1200 से 1947 तक की। अब इन राजाओं में कौन कौन महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण सब हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण ही यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन इनमें से भी अगर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन किस पे पूछा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो अगर मैं 3 लोगों के नाम लेना चाहूँ तो एक लूँगा अलाउद्दीन खिलजी, एक मोहम्मद बिन तुगलक, एक फिरोज शाह तुगलक। इन 3 पे क्वेश्चन रिपीटली पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी तो सारे इम्पोर्टेंट ही हैं। आप ऐबक की भी कुछ बातें हैं, इल्तुतमिश की कुछ बातें हैं, रजिया की कुछ बातें हैं, बलबन की, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इनकी इम्पोर्टेंट है। ये तीनों को आप छोड़ सकते हो, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ एक आगरा किसने बसाया था, ये क्वेश्चन आता है, ये सब आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, आप टेंशन मत लेना कि इसी पेज पे सब पढ़ाए दे रहे हैं, हम बस आपको एक
समझा रहे हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। बाकी अभी हम नीचे सब कुछ पढ़ेंगे, तभी मैंने पहले बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई। सबसे पहले हम जब 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों ने क्या पहले देखा था, सोर्स, हमें पता कैसे चला। तो यहाँ भी सबसे पहले देखेंगे पता कैसे चला। हालांकि अभिलेख, सिक्कों, स्थापत्य के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। पहले भी हम देखे थे अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य मिल रहे थे, चाहे वह अशोक के अभिलेख हो, सिक्के हों, कई लोगों ने चलाए हैं। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखी है। भाषा कैसी थी, फारसी थी उस समय। यानी यहाँ तारीख भी मिलने लगी, यहाँ डेट भी मिलने लगी, दिनांक भी मिलने लगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अब बहुत आगे आ चुके हैं। जब हम एंशिएंट में पढ़ रहे थे 6th क्लास की एनसीईआरटी में, तो 1 लाख वर्ष पहले से शुरू हुई थी नर्मदा नदी के पास से कहानी। अब हम नर्मदा से कहाँ पहुँच चुके हैं, दिल्ली पहुँच चुके हैं। कहाँ होते हुए, जैसे लिखा नहीं होता है कि लखनऊ से दिल्ली वाया शाहजहाँपुर, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, ऐसे हम नर्मदा से किरथर पहाड़ियाँ पाकिस्तान में जो हैं, वहाँ से हम इंडस वैली, फिर वहाँ से गंगा नदी घाटी, फिर वहाँ से कावेरी नदी, और वहाँ से अब आ गए दिल्ली यानी यमुना नदी। तो ये जो क्रम है, ये तभी आप समझ पाएंगे जब 6 से लेकर 12 तक कंटिन्यू देखते रहे सीरीज। बीच में आकर फिर चले गए, फिर एक वीडियो देख लिया, ऐसे नहीं, एक साथ देखो, पूरी कहानी आपको पिक्चर क्लियर कट हो जाएगी। और जिस दिन ये ख़त्म होगा तो उस दिन मैं आपको बताऊंगा 8th क्लास के बाद पूरी एक लिख करके, देखो मैंने ये पढ़ा था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। और वो कहानी अगर आप कॉपी में नोट कर लोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि इतिहास को कहानी से रिलेट करना चाहिए। तारीख के लेखक, तारीख का मतलब तारीख ही है, सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। ठीक है, तो वो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और प्रशासन में भी मदद करते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र मुदब्बिर ने लिखा है, तो फक्र मुदब्बिर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से। यानी इसने क्या क्या कहानी बता दी, इसने ये बता दिया कि सेना थी, बता दी कि सैनिक के बिना नहीं चल सकता। सेना को क्या दिया जाता था, वेतन, ये भी इसने बता दिया। फिर क्या बता दिया, वेतन के लिए रुपया कहाँ से आ जाता था, रुपया कहाँ से आता था, तो किसानों से राजस्व इकट्ठा होता था, ये भी इसने बता दिया। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो, तब ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। यानी इसने क्या बता दिया कि राजा जो था वो कैसा था, न्याय और ईमानदार प्रशासन वाला। समझ में आया आपको, इस कहानी में क्या क्या चीज़ें हमें मिल गई, सेना भी थी, वेतन भी दिया जाता था, राजस्व भी वसूला जाता था, और ऐसा राजा जो था वो न्याय और ईमानदारी से प्रशासन भी चलाता था। ठीक है, ये कुछ और बातें ध्यान में रखें, क्या क्या। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हो, तो वो गांव की क्या जो मेन दशा है उसके बारे में लिख पाएंगे। आप बताओ, जैसे आजकल कुछ होता है तो हम लोग या जो भी लोग हैं वो क्या कहते थे कि एसी में बैठकर जो चर्चा होती है, एसी में बैठ के जो कानून बनते हैं, एसी में बैठकर जो नियम बनते हैं, जो स्कीम बनती है, वह कभी हकीकत में गांव तक पहुंच भी तो पाए। तो वहाँ भी वही काम होता था कि दिल्ली में बैठते थे तो गांव में शायद ही कभी आ रहते हों, तो क्या गांव की हकीकत वो जानते होंगे। नेक्स्ट, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनमें ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखते थे। जैसे हम पिछले क्लास में देखे थे 6th क्लास की एनसीईआरटी में, कि वहाँ भी वो लोग क्या करते थे, प्रशस्ति लिखते थे, अच्छी अच्छी बातें लिखते थे। तो सेम यहाँ हो रहा है, ये लोग धन पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, इज्जत पाने के लिए राजा के बारे में खूब अच्छा अच्छा लिखेंगे। ठीक है, तो पहली बात क्या हो गई, ये दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हो, तो गांव की हकीकत इन्हें नहीं पता थी। दूसरी बात, सुल्तानों के लिए इन्होंने लिखा है इनाम वगैरह पाने के लिए,
तो हो सकता है इन्होंने सच्चाई पूरी नहीं लिखी हो। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। यानी ये लेखक क्या करते थे, जन्म सिद्ध अधिकार, कि आपका ये जन्म सिद्ध अधिकार है, और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो आप समझ रहे हो कि हमें चीज़ें मिल तो रही हैं, लेकिन उनको भी जब पढ़ा जा रहा है, उनको भी जब ध्यान से देखा जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है, तो अपने दिमाग को कहीं ना कहीं ओपन करके पढ़ा जाए। ये ना सोचा जाए उसमें जो लिखा है वो सब कुछ सही है, क्योंकि सब कुछ सही कैसे हो सकता है। उन्होंने तो राजा के लिए और धन के लिए, आज भी लोग हैं ना कि मंत्रियों की चापलूसी कि नहीं सब साहब सब सही चल रहा है, वहाँ तो सड़क क्या टाइल लग गए हैं। तो आज भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा चीज़ें वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो क्या राजा तक असली सच्चाई पहुंच पाती होगी, मुश्किल है। ठीक है, आप समझ गए होंगे प्रेजेंट से लिंक लगाकर। जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब क्या होता है, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। यानी वो राजा से कहते थे आप ही राजा हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही सुल्तान हो, आप ही का अधिकार है, आप ही जब तक जीवित रहो राजा रहो, आपके बाद आपका प्रिय लड़का राजा रहेगा, आप ही सब हो। यानी उनकी बड़ाई करते रहो और वो आपको खुश करते रहे, रुपया पैसा असरफी लुटाते रहे। लिंग भेद, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। फिर वही राजा आप तो महान हो, आप तो ये हो, आप ताकतवर हो, स्त्रियां कहाँ ताकतवर हैं, स्त्रियों के पास एनर्जी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। सिंपल सी बात है, राजा को खुश रखना है। आप ये सब पढ़ते समय ये भी ध्यान रखिए, आपको मेंस में भी लिखना है। ठीक है, तो मेंस का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं कहीं भी यूज हो सकता है। जब मैं पढ़ाता हूँ मैं बता के चलता हूँ कि भाई ये सिर्फ हिस्ट्री के लिए मत पढ़ो, एथिक्स एस्से कहीं भी कुछ भी काम आ जाएगा, इंटरव्यू। ठीक है, 1236 की बात करते हैं। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी, कितना विरोध हुआ होगा। जब आज हम बराबरी का हक देने में इतना सोचते हैं, उस समय कितना विरोध हुआ होगा रजिया का। और उस रजिया के ताकत को सोचो, इतनी शक्तिशाली होगी, नहीं मैं तो बैठूंगी। उस युग के इतिहासकार मिनाजे सिराज, क्वेश्चन पूछा जाता है PPLT, ये चार जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं, P फॉर पर्सन, P फॉर प्लेस, L फॉर लिटरेचर और T फॉर टेम्पल। इन पे यूपीएससी फ्रेक्वेंटली क्वेश्चन बना रही है। ठीक है, तो जहाँ भी पर्सन का नाम आए आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। मिनाजे सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। क्यों? क्योंकि वही लड़की है, लड़की कैसे राजा बनेगी। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से पसंद नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। यानी 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान ने शासक बनी रही, सुल्तान ने शासन किया। ठीक है, रजिया के बारे में मिनाज सिराज के और भी क्या विचार थे। मिनाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया है। यानी मेन बात क्या है, रजिया ने अभिलेख और सिक्के चलवाए थे, अभिलेख लिखवाए थे। क्या लिखवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया था। आपके लिए काम का क्या है, आपके लिए पहला तो काम का रजिया है, क्या थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, दिल्ली पे शासन किया। दूसरा क्या है, रानी रुद्रमा देवी 1265 से 1289, काकतीय वंश से थी। ये काकतीय वंश कहाँ था, आंध्र प्रदेश में था।
वारंगल क्षेत्र था उस समय, ठीक है। रजिया कब शासन में आई थी? 1236। ये कब आई? 1262, रुद्रमा देवी। और दिद्दा, रानी दिद्दा, ये कहाँ की थी? कश्मीर की थी। ये कब थी? 980, यानी इससे पहले। क्रोनोलॉजी आप समझ गए। इन तीनों के नाम देकर अगर ये पूछ ले सबसे पहले कौन शासन पे आया था, तो रानी दिद्दा सबसे पहले 980 1003, फिर रजिया का शासन हुआ, उसके बाद रुद्रमा देवी आई, ठीक है। ये सब लिखा किसने है? मिनाज के सिराज, मिनाज सिराज के विचार है रजिया के बारे में। मिनाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको? ठीक है, ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस 3 नाम आप याद रखें। रानी दिद्दा कहाँ की थी? कश्मीर की, ठीक है। फिर रानी रुद्रमा देवी, काकतीय वंश, राष्ट्रकूट हमने जो पढ़ा था उसके बाद काकतीय वंश आया है। राष्ट्रकूट चालुक्य के बाद उसी क्षेत्र में, महाराष्ट्र वाले रीजन में। काकतीय वंश, वारंगल आंध्र प्रदेश, और इनके बीच में कौन थी? रानी या सुल्तान रजिया मुगल। 1236, 12 बदल 36, ऐसे याद कर सकते, ठीक है। अब चलते हैं आगे। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, मतलब क्या है? गैरिसन एक शहर था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर ये सब है। तो इसमें कई शहर हैं, आप देखेंगे। यहाँ पे अवध आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बनारस आपको दिख रहा होगा, और मैप सही क्यों नहीं आता, यहाँ पर आपको ग्वालियर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको बदायूं दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको अजमेर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ लाहौर होगा, मुल्तान होगा, ठीक है। बाकी ये सब दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, यानी इल्तुतमिश का राज्य कहाँ से कहाँ तक था ये आपको बस देखना है। थोड़ा सा इधर भी आ गया था, ठीक है। आगे के राजा आएंगे, सुल्तान आएंगे, वो इसको और बढ़ाएंगे। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों, रक्षक सैनिक की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। फिर से पढ़ो क्या कह रहा है। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली सुल्तानों का शासन रक्षक सैनिक टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो, मतलब वो बस इतने में ही रह रहे थे, किसी ने विस्तार करने की सोची ही नहीं, ये कहने का उसका मतलब है। पहला राजा कौन आता है जो विस्तार करता है, वो देखते हैं। शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था, और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। भीतरी प्रदेश का मतलब क्या है? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें, उसे भीतरी प्रदेश कहते हैं। और गैरिसन शहर किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, यानी पूरा किला और सभी सैनिक इधर रहते थे, अंदर सुल्तान रहता था, और विस्तार करने की सोचते ही नहीं था, जितना है उतना पर्याप्त है। दिल्ली से सुदूर बंगाल, सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आए थे कि एक बड़ा मजबूत शासक हुआ करता था, तो उसके आसपास के लोग क्या करते थे? उससे डरते थे और उसे अपना शासक मानते थे, उपहार पहुंचा देते थे, सैनिक जब व्यवस्था कर देते थे जब इसको ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अगर यहाँ मजबूत राजा ना होता था, यहाँ पर कौन आ जाता था? कमज़ोर राजा आ जाता था, वीक राजा आ जाता था। तो यही जो छोटे छोटे शासक थे, ये अपने आप को बड़े कर लेते थे और कहते थे हम आपकी बात क्यों सुने। कुछ लोग तो उनके ही क्षेत्र पर भी कब्जा कर लेते थे, और ये जो राजा बहुत बड़ा साम्राज्य होता था वो इतने पे समिट के रह जाता था, छोटे पे समिट के रह जाता था। फिर यहाँ कोई मजबूत राजा आता तो फिर वो इतने पे पूरे पे कब्जा कर लेता था। सेम यहाँ हो रहा है, ठीक है। ये हमेशा चलता रहता है। कभी भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, कभी ब्रिटेन
और फ्रांस का सब पे राज हुआ करता था, आज अमेरिका सब पे अपना जलवा बिखेरता रहता है। आगे चलकर हो सकता है कोई और फिर से बन जाए, फिर से भारत आगे बढ़ जाए और पूरे विश्व का नेतृत्व करे। ठीक है, तो ऐसा समय के साथ होता रहता है। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। इसका संस्थापन मेन रूप से कब हुआ? बलबन के शासनकाल में। इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, जो मैंने बताया था कि उसमें बहुत महत्वपूर्ण 3 लोग हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो विस्तार किसके समय में वो सबसे ज़्यादा हुआ? इन 2 लोगों के समय। संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन बलबन, मेन संस्थापक। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया, शिकारी संग्राहकों चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया और जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की नीति की खतरे खातिर नए किले गैरिसन शहर बसाए गए। इसका विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए। तो पहली बार दक्षिण भारत में कौन सैनिक अभियान भेज रहा था? अलाउद्दीन खिलजी, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अभियान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर थे, यानी अलाउद्दीन खिलजी वाली ही बात को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने और ज़्यादा विस्तार किया। अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सुल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी। स्टार्टिंग में तो कमजोर थी क्योंकि एकदम थोड़ी सेना आ जाती है, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। यानी सबसे बड़ा साम्राज्य विस्तार मोहम्मद तुगलक के समय था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया, शहरों पर कब्जा किया। इसके सुबेदार प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे, किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, ये तो देखने वाली बात है। ये अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ रूट हैं जहाँ सैनिक अभियान भेजे थे। वो दिल्ली में बैठा होता था। इनके क्रम भी आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो एक ये गुजरात पे भेजा था उसने, एक अभियान उसने चित्तौड़ पर भेजा था, एक रणथंभौर पे भेजा था। मैं फिर से बता दूं अगर आपको ना दिख रहा हो, ये गुजरात लिखा है, ये चित्तौड़ लिखा है, ये रणथंभौर लिखा है, ये कड़ा लिखा है, कड़ा, ठीक है। यहाँ से होते हुए ये वारंगल, अभी हमने देखा था वारंगल में कौन थी? रानी रुद्रमा देवी, उसी वारंगल की थी। यहाँ देवगिरी पे भी आया था, ठीक है। ये देवगिरी के यादव वंश था। यहाँ पर देवगिरी का यादव वंश, वारंगल के काकतीय वंश था। वारंगल का कौन सा वंश था? वारंगल का काकतीय वंश। ये द्वार समुद्र के होयसल थे। कौन से? होयसल। और ये तंजावुर आपको दिख रहा होगा, मदुरई आपको दिख रहा होगा। मदुरई के कौन थे? पांड्य थे। पांड्य हम लोगों ने उस समय भी देखा था, चोल, पांड्य, चेर, ठीक है। तो ये सब मैंने नाम बता दिया आपको। अब आपको डेट के वाइज याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्रम में उन्होंने अपने अभियानों को भेजा था। सबसे पहले उसने गुजरात को भेजा अभियान 1299 को, ठीक है। फिर उसने 1301 में शायद रणथंभौर में भेजा, फिर चित्तौड़ में भेजा, ठीक है। ऐसे आपको पता रखना है किसके समय में किसके साथ भेजा, ये सब आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप ये टेबल जरूर बना लीजिएगा कि सबसे पहले गुजरात, फिर किस पे, 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 ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्या है? 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें हैं। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ों में से इतिहास में इस शहर को दहली ए कुहना, पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। तो इसमें 3 सुल्तानों ने मीनारें बनवाई। मस्जिद क्या होता है?
क्या अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। जामा मस्जिद वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय विद्वान पुरुष को इमाम के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान खुतबा भी देते हैं और धर्मोपदेश बोलते हैं जिसे। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा किबला कहा जाता है। ये है बेगमपुरी मस्जिद। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। क्या मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना विश्व की स्वर्णथली इसे कहा जाता है कि मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। जहांपना को ढूंढिए, हमने ऊपर जहांपना को बताया था कहाँ पर। तीसरा क्या है ये, नोट करते रहिए। मोठ की मस्जिद ये किसने बनवाई थी? सिकंदर लोदी के शासनकाल में या उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई। ये सीधे आएगा कि मोठ की मस्जिद अकबर ने बनवाई थी। मोठ की मस्जिद मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिला। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। वही जैसे जातियों में बटे वैसे, तो ये एक यूनाइट रहना के लिए ये सब कर रहे थे। जमाली कमाली की मस्जिद है ये, 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित। ये भी महत्वपूर्ण है। जमाली कमाली कौन थे? आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, ये दो ही सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि खलजी में अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को MBT, फिरोज शाह तुगलक को FST कहते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में। अलाउद्दीन खिलजी एक ही। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों जमींदारों के स्तर पर, ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट है, इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। बंदगा कौन थे? ये क्वेश्चन आ सकता है, टर्मिनोलॉजी जैसे पूछी जाती है UPSC में। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे क्योंकि वो और कहीं जा ही नहीं सकते थे। कई बार कहते हैं ना, लड़के से ज़्यादा सगन नौकर होता है। नौकर पे आदमी भरोसा कर लेता है, लड़के पे नहीं करता है। कई बार ऐसे भी नौकर होते हैं, तो वही गुलाम ऐसे थे जिसपे वो ज़्यादा भरोसा करता था। ये दो लिखा भी है, बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तब भी पूरी जिंदगी कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानियों का कहना है योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है, ठीक है, क्योंकि वो एहसान मानने वाला अगर कोई इंसान मिल जाए, ठीक है, तो वो नौकर बनकर भी आपका सगा हो सकता है। बेटा हो सकता है नालायक निकल जाए, वो यही सोच रहा हो कि बेटा यही सोच रहा हो कि बाप तुम मरो बस, फिर तो हम ही राजा हैं, ठीक है। फिर बेटे को बाप के मरने के बाद पता चलता है कि कहानी तो कुछ और थी। बाप तो बाप होता है, पिता का साया बहुत बड़ी चीज़ होती है। खैर, आश्रित का मतलब होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ऊंचे राजनीतिक पदों पर निम्न वर्ग के लोगों को भी बिठाते रहते। ऐसे लोगों को सेनापति सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। सिंपल सी बात है, गुलामों को ज़्यादा महत्व दोगे, बेटों को कम दोगे तो दिक्कत तो होगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सिंपल सी बात है, ये मालिक है, ठीक है, इसके खिलाफ हम वफादार हैं, इसकी बात हम सुन भी लेते हैं, ये डांटता है तब भी हम सुन लेते हैं। इनका बेटा आएगा तो हम इसके खिलाफ, इससे उतना प्रेम थोड़ी कर पाएंगे, इसकी उतनी सेवा थोड़ी कर पाएंगे ना, ये मुझे उतना मान पाएगा क्योंकि ये मेरे साथ उतना रहा नहीं है। ये हमारे साथ रहे हैं तो वो अपना समझते थे। ऐसा कई बार आप मूवीज़ में देखते होंगे, ठीक है।
नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। नए सुल्तान आते थे तो वो इन सबको रिप्लेस कर देते थे, यानी पूरी टीम ही गायब। ठीक है, पिताजी के बाद पिताजी के नौकर भी नहीं रहेंगे, उनके सेनापति भी नहीं रहेंगे, अब हम आए हैं, अब सब हमारे रहेंगे। सिंपल सा आप समझ सकते हैं। सरकार को लेकर कांग्रेस की सरकार थी तो हो सकता है मुख्य सचिव, वित्त सचिव, ये सचिव, वो सचिव, सब कुछ कांग्रेस की अपने हों। जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनसे आपका अच्छे से घुल मिल जाता है कि हाँ वो आपकी बात समझ जाते हैं। अब बस एक आंख ऐसे वैसे करेंगे और वो जान जाएंगे आप क्या कहना चाहते हो। तो हर व्यक्ति की किसी न किसी के साथ क्या कहते हैं उसे, बनने लगती है। फिर कांग्रेस के बाद भाजपा आई, हो सकता है वो उन सबको हटा के अपने नए लोगों को भर्ती करें। उन्हें लगे कि ये नए जो मुख्य सचिव वगैरह हैं उनसे हमारी अच्छे से बनती है, ठीक है, टीम बढ़िया बनती है। तो ऐसा कुछ वही यहाँ होता था। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। अभी तक उनका जलवा था, जो पुराने वाले लोगों के सरदार और नौकर चाकर हुआ करते थे, अब उनको कोई पूछेगा नहीं। जैसे मंत्री जी हट जाते हैं फिर मंत्री जी के पीछे 4 लोग भी नहीं चलते, जब तक मंत्री जी रहते हैं तब तक उनके पीछे काफिला चलता है, आपने देखा ही होगा। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। सिंपल सी बात है, नीचे लोगों को ऊपर ले जाओगे तो ऊपर वालों को धक्का लगेगा, दिक्कत होगी। ऊपर वालों को खुश करोगे तो नीचे वाले दिक्कत करेंगे। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की थी। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी क्या कहते थे? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक, ये तो नाम सबके याद रखो, ये सब आएंगे यूपीएससी में, नामक कलाल, कलाल मतलब शराब बनाने और बेचने वाले को कलाल कहते हैं। लो एक और टर्म मिल गया। कलाल क्या था? मध्यकालीन भारत में कलाल क्या था? अरगट्टी थोड़ी पूछेगा हर बार, कलाल भी पूछेगा। फिरोज हज्जाम नामक नाई था। मनका तब्बाक नामक बावर्ची था। लड्ढा तथा पीरा नामक बालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी कौन थे? इतिहासकार थे। इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों में की है कि नाश जो हुआ मोहम्मद बिन तुगलक का, वो इन्हीं की वजह से हुआ कि आपने कुछ और काम करने वालों को कुछ और बना दिया। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ये नाम। अजीज खुमार कौन थे? फिरोज हज्जाम कौन थे? मनका तब्बाक कौन थे? और लड्ढा पीरा कौन थे? आपके लिए नाम महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। यानी क्या ध्यान रखना है? खिलजी, तुगलक, इसके बाद सैयद और लोधी आए थे, इन्होंने सूबेदार नियुक्त किए थे। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इक्ता, इक्ता पे कितनी बार क्वेश्चन आया है ये हम बता नहीं सकते, बहुत बार क्वेश्चन आया, मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी ने इक्ता पे क्वेश्चन पूछा है। इक्ता सबसे पहले कौन लाया था, इक्ता क्या होता है, ऐसे कई क्वेश्चन। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। सिंपल सी बात है, पहले भी होता था, आप इस एरिया के कर वसूलो और इस एरिया पे शासन करो और इस एरिया का कुछ कर सरकार को यानी सरदार को भेज दो, राजा को भेज दो, उसे जब जरूरत हो तो इसके साथ सैनिक भी लेकर आओ। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था उनका पद वंश परंपरा से ना चले, उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। आज भी देखोगे आप ऑफिसर्स का स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह इतना बढ़िया से सब व्यवस्था बना के ना बैठ जाएँ, ठीक है, कि वो कह दे बस हमारा तो चल रहा है, हमारा तो सबसे विधायक जी से और इन से उनसे इनसे उनसे सबसे जुगाड़ हो गया है, हमारा तो महीने का 5 लाख गिरेगा ही गिरेगा हर साल, सॉरी हर महीने। तो ऐसा ना हो, तो थोड़े थोड़े दिन बाद ट्रांसफ़र करते रहो। ऐसे यहाँ भी होता था। तो वंश परंपरा से ना चले, उनका राजा ही बनेगा, बेटा ही फिर से सूबेदार बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है।
और स्थानांतरण व्यवस्था भी थी। तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप एग्जाम देकर आएंगे और कहेंगे काश हमने सुन ली होती बात। हाईलाइट वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रट के लिखो। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों को बड़ी सख्ती से पालन होता था। ठीक है, सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। ऐसा नहीं है धीरे धीरे सैनिक बढ़ाते गया, एक दिन राजा के खिलाफ ही खड़ा हो गया। अब बताओ किसके पास सैनिक ज़्यादा हैं? और राजा कह रहे हमने तो देखा ही नहीं कि इसके पास ज़्यादा सैनिक हो गया। जैसे आज ही ईरान और अमेरिका की लड़ाई चल रही है, तो वही बात है कि ईरान इतने ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए, इतने ज़्यादा हथियार ना रख ले, या ये कहें कि वो एटम बम ना बना पाए कि एक दिन अमेरिका के सामने या इजराइल के सामने खड़ा होकर बोले अब बताओ, अब आ जाओ, अब बराबरी की बात है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल क्या कर रहे हैं, लगातार उसको ख़त्म करे जा रहे हैं कि भैया तुम हमारे के लिए नासूर बनो, इससे पहले हम तुम्हें थोड़ा सा सबक सिखाते रहें। सेम यहाँ होता था, हर राजा सोचता था कि इस मुफ्ती के पास इतनी शक्ति, इतना पावर, इतना सैनिक ना आ जाए कि ये एक दिन हमारे सामने खड़ा हो जाए, कहे अब बताओ तुम। ठीक है, तो ये डर हमेशा था, है और रहेगा। जैसे अभी यूक्रेन और रसिया में दिक्कत तो यही थी। रसिया कह रहा था तुम इंडिपेंडेंट रहो, जैसे मन हो वैसे रहो, कोई दिक्कत नहीं, तुम नाटो में मत जाओ, क्योंकि नाटो में गए तो तुम और शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हारे हमसे कमज़ोर रहो, हमसे नीचे रहो, तुम अकेले रहो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे के ग्रुप में गए तो दिक्कत होगी। या कई बार दोस्तों में होता नहीं था, तुम हमसे ना बोलो चलेगा, लेकिन तुमने उससे कैसे बोला? हमसे नहीं बोलोगे तो उससे बोलोगे जाके। हमारी लड़ाई तुमसे हो गई 2 मिनट के लिए, तो तुम उससे बोलोगे जाके, उसके सगे बन जाओगे। ठीक है, यही समस्याएं चलती रही। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अधिकार में ले आए, तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपने सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। पहले तो केवल दिल्ली पर सल्तनत थी, अब इन्होंने अभियान चलाकर इधर भी विस्तार कर दिया। दिल्ली अगर यहाँ पर मान लो तो इधर भी विस्तार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। अब कौन कर रहा है राजस्व का निर्धारण और वसूली? अब सूबेदार या मुफ्ती या पर कौन थे, इक़्तिदार या मुफ्ती, वो नहीं कर रहे थे। अब खुद राज्य अपने अधिकारियों के थ्रू कर रहा था। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया कि अब तुम बहुत दिन हो गए सूबेदार इक़्तिदार बने, अब तुम भी सामान्य की तरह टैक्स दो। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की, इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा गया। तो पैमाइश भी हुई थी ज़मीन की, कब हुई थी? सीधे स्टेटमेंट आएगा, सबसे पहली बार मुगल काल में अकबर ने ज़मीन की पैमाइश कराई थी। आपको भी लगेगा अकबर था, हो सकता है कराई हो, लेकिन उससे पहले सुल्तानों ने करा दी थी। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। तो उन्होंने कहा भैया हमें तो एक्सपीरियंस भी है, आप भर्ती निकाल रहे हैं, हमें भी अपने यहाँ काम करने पर रख दो, हमें तो एक्सपीरियंस भी है, हम तो और अच्छे से आपके यहाँ नौकरी कर सकते हैं, भू राजस्व निर्धारण वसूली। तो राजा ने भी कहा ठीक है। उस समय 3 तरह के कर होते थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक कृषि कर, इसे खराज कहते थे, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर लगता था, तीसरा घरों पर। स्टेटमेंट क्या बनेगा? मध्यकालीन भारत में या दिल्ली सल्तनत में खराज मवेशियों पर लगने वाला कर था। आपको वहाँ खराज नहीं याद आएगा, खराज मवेशियों पर नहीं, कृषि पर लगने वाला कर था। सबसे इम्पोर्टेंट कोई अगर चीज़ पूछे कि एनसीईआरटी सीरीज की आपकी क्या विशेषता है, तो मैं यही कहूँगा, मैं आपको वहाँ पर अटेंडेंस क्या बोलते हैं, आपको वहाँ पर सावधान कर देता हूँ कि यहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा और आपका इस तरीके से गलत होगा। तो आप वहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं कि हाँ भाई यहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो मैं यहाँ पर गलत हो सकता हूँ, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा। अगर ये वीडियो भी आपके दिमाग में रही और क्वेश्चन आ गया खराज पे, तो आपको तुरंत याद आएगा खराज कृषि का कर था, ना कि मवेशियों का। खराज जो है बस दिल्ली सल्तनत के समय था, ना कि अन्य किसी काल में।
गॉट इट। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। अभी हमने देखा कि दिल्ली बहुत कम जगह पर थी, अभी तो बहुत हिस्सा इधर का पूरा बाकी था, इधर का पूरा बाकी था, ठीक है। यहाँ भी कुछ जगह पर अभियान चलाए थे, पूरा कब्जे में थोड़ी ले लिया था, ठीक है। समझाते समझाते पूरा भर जाता है, फिर भी आप लाइक नहीं करते। आज याद आ गया, लाइक तो कर दो यार, बटन दबाना है। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। आप समझे, इस समय फ़ोन भी हैं, तुरंत फ़ोन लगा के पूछा, हेलो क्या चल रहा है लखीमपुर खीरी के पीलीभीत के उस एरिया में, समस्या तो नहीं है? क्या चल रहा है उस शामली के क्षेत्र में, ठीक है, क्या चल रहा है बिहार के चंपारण में? समझ में आया? दिल्ली से सीधे एरोप्लेन से उड़े, यहाँ पर पहुँच गए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 2 मिनट में। उस समय क्या ऐसी कुछ व्यवस्था थी? नहीं थी। तो एक तरफ आप इमेजिन करो जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, एक तरफ क्या हुआ, हिस्ट्री में इमेजिन ही करना होता है काफ़ी चीज़ें। दिल्ली के सुल्तान ने सैनिक भेजे, मान लो यहाँ पे कोई क्षेत्र था, सैनिक आए, उन्होंने इनको हरा दिया, कहा राजा यहाँ के मान लो के नाम का राजा है, के राजा ने कहा है तुम मेरे अधिकार क्षेत्र में हो, तुम मेरे सामने सजदा करोगे, मेरे सामने थैंक यू करोगे, उपहार लाओगे। यहाँ वाला राजा मान लो पी है, कहेगा ठीक है सर, करूँगा करूँगा करूँगा। फिर ये लोग चले गए, राजा को बताया कि भाई फलाना राजा था, उसने आपकी बात मान ली। तब तक इन्होंने कहा अब तुम निकल लो बेटा, अब हम फिर स्वतंत्र हो गए। समझ में आया? अब फिर ये तो है नहीं कि यहाँ से बार बार सैनिक आएंगे इतनी दूर चल के या कुछ होगा, ठीक है। तो कई बार ऐसी भी इंटरेस्टिंग चीज़ होती होंगी कि उनके सामने कह देते होंगे ठीक है हम आपको अपना सब राजा मानते हैं, फिर जब वो चला जाता होगा तो कहते होंगे वाह 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 गया गया, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पैठाने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं। कई जंगल वाले क्षेत्र थे, वहाँ भी इनकी सेनाएं नहीं घुस पाती थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। या तो आप क्या करो, वहाँ अपने सैनिक उस एरिया में खड़े करो, ठीक है, सैनिक खड़े करो बंदूकों के साथ, तब तो वो मानेगा। अब आपके पास इतने सैनिक भी नहीं थे और इतना पैसा भी नहीं था कि उन सैनिक के परिवार का खर्च करो कि भाई ठीक है तुम वहाँ रुकना, तुम्हारे घर को 50 लाख रुपये साल का हम देते रहेंगे। तो ऐसे थोड़ी था, आप बस सेना भेजते थे, उन्हें डांटता था सेना अधिकारी जो था राजाओं को कि देखो हमारे राजा दिल्ली में बैठे हैं, आप उनके साथ सामने आना और उनसे मिलना, दक्षिणा उक्षिणा लेकर आना, उपहार लेकर आना, और हाँ उनसे आँख मत दिखाना, उनके अंडर में रहना। वो कहता था यस यस यस। जब ये चले गए तब फिर वो कहता था कौन आया था पागल, कहकर चला गया। फिर इंटरेस्टिंग। चलिए, सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहाँ के थे? अफ्रीकी देश मोरक्को के। कब आए थे? 14वीं सदी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन्होंने क्या बतलाया? अब ये ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन आएगा, इस बार फाइयान से पूछ ही लिया था। चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। इसने क्या बताया? चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, कभी कभी बांस के झुरमुटों में भी रहते थे। भारत में बांस पोला नहीं होता था, या बहुत बड़ा होता है, इसके अलग अलग हिस्से में आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। समझ रहे हो आप? इसने यानी इसका कहने का मतलब था, बिटवीन द लाइन्स समझो, बांस के झुरमुटों में राजा रहता था। क्यों? क्योंकि उस पर आग का असर नहीं होता है, आग बांस पर, यानी राजा या सुल्तान जो था उसे ये डर होता था कोई मार ना दे, तो ऐसे झुरमुटों में बांस के रहता था जहाँ आग भी ना कुछ कर पाए, या ऐसे किले में रहता था चारों तरफ ऊंची दीवार बना के जिसके अंदर कोई घुस ना पाए, और इस किले के ऊपर लोग बैठकर निगरानी करें, दूर से भी सेना किसी की दिख जाए तो राजा को पता चल जाए कि कोई आ रहा है। और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते हैं। समझ रहे हो आप?
इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी फसल सब उस किले के अंदर ही रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध होता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। जैसे ही दूर से पता चला कोई सेना आ रही है, ये लोग पहले यहाँ से पत्थर फेंकने लगेंगे, जाओ भाई जाओ, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई पे बना है। इसने बोला वो पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती थी। ठीक, एक और कैरेक्टर आता है चंगेज खान। मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस अक्सियानाई से उज्बेकिस्तान पर हमला किया। मंगोलों पे क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार, पीवाईक्यू हमने किया था तो उसमें आपको बताया भी था, कई बार पीवाईक्यू पे क्वेश्चन मंगोलों में आ चुके हैं। 2024 में आया था या 2023 में, अभी मंगोलों पर आया है क्वेश्चन 2023 या 2024 में। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों में के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। यही क्वेश्चन आया था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने दिल्ली को घेर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली को मंगोलों ने घेर लिया था, ये स्टेटमेंट आया था। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों के बारे में चीज़ें लिखी हैं। दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण राजा हैं दिल्ली सल्तनत के। अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, एक 1299 1300 में, अब 1302 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक नया गैरिसन शहर बनाया। सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी की जाती थी। 50% अभी हम ऊपर देख ही चुके हैं। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना शुरू किया। सिंपल क्वेश्चन आएगा, किस शासक ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना शुरू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी था। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों को की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण किया। दूसरा स्टेटमेंट, किस शासक ने दिल्ली में चीज़ों पर की कीमतों पर नियंत्रण किया? तो वह भी अलाउद्दीन खिलजी था। सीधे सीधे आपको स्टेटमेंट मिलेंगे तब ये क्लास याद आएगी। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे। अफसर, जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। सिंपल का मतलब क्या है? अधिकारी नॉर्मल लोगों की, आम जनता की तरह घूमते थे और पूछते थे कि भैया आलू क्या हिसाब दिए? वो कहता था 50 रुपये किलो। कहता था अच्छा बेटा, पहले से नियंत्रण है कि 20 रुपये किलो में बेचोगे, तब भी तो 50 रुपये में किलो में बेच रहे, चलो उठाओ। फिर दादा कौन? कहीं डीएम साहब। लेकिन अच्छा, कई बार इस बात सुनते नहीं हो, न्यूज़पेपर में सुन चलते आया कि डीएम साहब गए थाने में, थाने वाला पहचान ही नहीं पाया। ठीक है, ऐसे ये करते थे। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी, बाजार वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। अब मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ लेते हैं, इसके बाद ये आया था, ठीक है, क्योंकि खिलजी के बाद तुगलक वंश है। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। सल्तनत पर हमला हुआ, समझ रहे हो आप? ये ध्यान रखना, वहाँ कह देगा सल्तनत पर हमला होने ही वाला था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें हरा दिया, खेल खत्म। लेकिन यहाँ पर हमला हुआ, उसके बाद मंगोल सेना परास्त हो गई। हमला हुआ लेकिन मंगोल सेना परास्त हुई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस अक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। सिर्फ आक्रमण की योजना बनाई, ये ध्यान रखना, आक्रमण की योजना बना ली, आक्रमण किया नहीं किया। स्टेटमेंट यहीं से बनेंगे। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे बड़े शहर दिल्ली कोहना के निवासियों से खाली करवाकर वहाँ सैनिक छावनी बना दी। इसने नया शहर नहीं बसाया, बल्कि दिल्ली कोहना जो था उसी को थोड़ा सा सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। यही सबसे
वीक पॉइंट रहा मोहम्मद बिन तुगलक का और दिल्ली सल्तनत के नष्ट होने का कह सकते हैं, क्योंकि इसने क्या किया, भारत से दक्षिण में दौलताबाद एक शहर है, वहाँ राजधानी बनाकर लोगों को वहाँ पूरे पूरे शहर को वहाँ भेजने का प्लान बना लिया। आप सोचो, अगर आपके शहर से लखनऊ से कोई सारी जनता उठ के किसी और शहर में जाने लगे तो क्या हाल होगा लखनऊ का। यही इसने किया और सफल नहीं हुआ। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया, यानी कंगाली में आटा गिरा, अतिरिक्त कर लगा दिया, उधर अकाल पड़ गया और खेती में ज़्यादा खाद्यान्न इकट्ठा ही नहीं हुआ। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, दोनों लोग नगद वेतन देते थे, मोहम्मद बिन तुगलक और ये, ठीक है। लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इन दोनों में कंपेयर करके क्वेश्चन आता है, इनकी चीज़ इसमें पूछ देता है और इनकी कोई चीज़ इसमें पूछ देगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर लगभग जलवेदार थे, दोनों ने विस्तार किया, दोनों ने पावरफुल थे। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के थे। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था, वे बड़े चतुर थे। क्या करते थे? मजे की बात है, देखो, अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे, अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़े आसानी से बनाए जा सकते थे, यानी वो धातु का ही तो बनता था, ये खुद ही बना लेते थे धातु से, लोग हम ही सिक्का बनाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम ही बन जाएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक की रिजर्व बैंक इंडिया हम ही बन जाएंगे। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। क्यों असफल रहे? दौलताबाद को राजधानी बना के पूरे शहर को ही भेज दिया। देखते हैं, कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया। तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया, स्टेटमेंट बनेगा उसने कश्मीर और तुरान पर आक्रमण किया था, तो गलत हो जाएगा। आप कश्मीर के साथ बह जाएंगे, तुरान भी उसमें होगा, ये आप देखेंगे नहीं, वो गलत कराएंगे। तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया, सेना ही भंग कर दी, जाओ। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हुई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे, करों में वृद्धि, गंगा यमुना दोआब में अकाल, विक्षुब्ध जनता बगावत को उतर आई। मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो गलत साबित हुई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक था। और इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं, सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था। मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैन्य से आक्रमण की कोशिश, मतलब सिंपल है, अभी तक जितने थे वो दिल्ली को ही बचाकर रखे हुए थे कि भाई मंगोल आ ना जाए। ये पहला आदमी था मोहम्मद बिन तुगलक, इसने कहा मंगोल आ नहीं जाए, हम उन पर करेंगे, हम उन पर सैन्य कार्रवाई करेंगे, हम अपनी सेना भेजेंगे उनको, वो हमारे पास क्या आएंगे, हमें उनको लुथेड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो विल पावर थी, निर्णय लेने में बहुत, दौलताबाद भेज दो इतनी दूर, महाराष्ट्र में दिल्ली से सब लोग जाओ, पूरा पूरा शहर जाओ, मतलब देख तो लो क्या कर रहे हो भाई, पूरा शहर भेज दोगे, कैसे सही होगा सब कुछ। अब आते हैं 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत, 15th और 16th। कई बार क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना भूल जाओ और पढ़ाते रहो, 1 घंटे के बाद जब रिकॉर्डिंग बंद करने का समय आता है, आप रिकॉर्डिंग बंद करते हो और आपको अचानक दिखता है रिकॉर्डिंग तो शुरू ही नहीं की थी। ये दुख आप सोचिए कितना बड़ा दुख होगा कि कोई 1 घंटे से बकबक 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 पढ़ाया जा रहा है और जब वो रिकॉर्डिंग को बंद करके जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते हैं, मिलते हैं कल, कह कर रिकॉर्डिंग बंद करने चलता है और उसके दिखता है कि रिकॉर्डिंग तो शुरू ही नहीं हुई थी, कितना बड़ा दुख है। खैर, ये सब पढ़ाने के समय दुख होते रहते हैं, कभी कोई पीछे ची 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 करने लगता है, रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो आपको कई बार डिस्टर्ब भी होता होगा। कई बार
बहुत कुछ होता रहता है। कई बार आप किसी वीडियो को रिकॉर्ड किए हैं और अचानक कुछ और डिलीट कर रहे हैं, ये डिलीट हो गया। अब आपका पूरा वो लेक्चर जो आपने इतनी मुश्किल से रिकॉर्ड किया था वो डिलीट हो जाता है। खैर, हम पढ़ लेते हैं। तालिका 1 को फिर से देखें। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली आगरा पर सैयद लोदी वंश का राज्य रहा। सैयद और लोदी उतने ताकतवर नहीं थे, मैंने पहले ही बताया, जितना अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक आ गए थे, क्योंकि सेंटर में जब कमज़ोर शासक आया तो बाकी सब लोग मजबूत हो गए। हम लोगों ने इसलिए भी सामंत वाले में पढ़ा था। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी, राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान, राजपूत जैसे शासक भी उभरे। इसी काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे। फिर से वही पढ़ाना पड़ रहा है, अभी पढ़ा है। और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। मतलब छोटे थे लेकिन शक्तिशाली थे, इनके पास सेनाएं थी। जैसे इजराइल कह सकते हैं। इजराइल देखो, इस समय इजराइल कितना छोटू सा देश है, ठीक है। उस पर भी इधर कोई और कब्जा किए, इधर कोई और कब्जा किए। अब वो पूरा क्षेत्र अपना सही से चला, मतलब सही से पूरा क्षेत्र जितना वो मानता है उतना क्षेत्र भी उसके पास नहीं है। लेकिन सबकी नाक में दम की है। ईरान इतना बड़ा है, उसकी नाक में दम की है कि भाई हम छोटे हैं और शक्तिशाली तो हैं, ठीक है, हमारा सब कुछ ठीक है। इससे आप समझ सकते हो। ऐसे एक शेरशाह सूरी आया 1540 में। ये मुगल काल हुमायूं जो था उसको हरा कर ये आया था। ये हुमायूं को कौन सी लड़ाई में हराया था वो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। शेरशाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने उन्नति की और मुगल सम्राट हुमायूं को हराया। ठीक है। फिर 1545 में फिर अकबर आता है, तब तक ये बूढ़ा भी हो जाता होगा। तो ये अपना राजवंश शेरशाह सूरी ने अपना राजवंश सूरवंश की स्थापना की थी। 1515 वर्ष शासन किया दिल्ली पे। उससे पहले बिहार था। तो ये आज बिहार वाले आज दिल्ली आना चाहते हैं, ये आज की बात नहीं है। उस समय भी बिहार वाले दिल्ली आना चाह रहे थे। तो शेरशाह सूरी बिहार से था, फिर दिल्ली आ गया। 15 साल दिल्ली पे शासन किया। उसके बाद अकबर आ गया। लेकिन शेरशाह जो था वो कुछ मामलों में अच्छा व्यक्ति था, मतलब प्रशासन चलाने में या कुछ। तो अकबर ने भी शेरशाह सूरी की कुछ चीज़ों को ग्रहण किया। जैसे इसके प्रशासन ने, जो शेरशाह सूरी का प्रशासन था, अलाउद्दीन वाले तरीकों को अपनाकर अच्छा काम किया। ठीक है। और फिर अकबर ने इसके जो प्रशासन व्यवस्था को था उसको अपना लिया। यानी इसने अलाउद्दीन खिलजी से सीखा शेरशाह सूरी ने, और शेरशाह सूरी से अकबर ने चीज़ें सीख ली। ठीक है। तो प्रशासन व्यवस्था अच्छी थी, जिसको अकबर ने भी अडॉप्ट कर लिया। अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। ये मैंने अभी पढ़ा दिया था, ये आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। ठीक है। इसमें बहुत ठीक ठाक चीज़ें कुछ दी गई हैं, धर्म युद्ध वगैरह। और यहाँ यरूशलेम की भी बात हुई थी, आप उसको पढ़ लेना। नाइट क्या है ये पढ़ लेना। फ्रांस की बात कही गई है कुछ। ठीक है। अभी हमने पढ़ाया था, दोबारा पढ़ाने का मन नहीं है आप, क्योंकि मूड ख़राब हो जाता है जब दिक्कतें हो जाती हैं। इसको आप पढ़ लेना, ये भी आप पढ़ लेना। ये सब पढ़ लोगे तो बेहतर रहेगा मेंस के लिए। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 मुगल साम्राज्य। ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप जानते हैं। विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपना जो योगदान है देश को आगे बढ़ाने में वो करते रहिए। बढ़िया सी नींद लीजिए और पूरे दिन बढ़िया से 10 घंटे, मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं आपके लिए, आप वो जाकर देख सकते हैं। स्ट्रेटजी वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें पड़े होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।